जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपका रुद्रनॉमिक्स के आज के हमारे सेशन में। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत का जो जीडीपी का नया डेटा है, जिसमें नए बेस ईयर के हिसाब से जो डेटा लाया जाएगा वो फरवरी 27 से ही रिलीज किया जाएगा। तो आज के सेशन में जानेंगे पूरी इसके बारे में डिटेल, क्या है ये अनाउंसमेंट, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, भारत की जीडीपी और उसके ऊपर क्या इससे असर पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे इस वीडियो के अंदर। तो हाल ही में आपने एक्सप्रेस में आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि न्यू जीडीपी डेटा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, है ना। और साथ ही साथ जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी अब आने ही वाला है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा गर्माई हुई हैं। सबसे पहले देखिए जो भारत का नया जीडीपी का डेटा है, की हाइलाइट्स जो चल रही है न्यूज़पेपर के अंदर, कि नया जीडीपी का डेटा जो है फरवरी 27 ऑनवर्ड जो है रिलीज करना शुरू कर देगी भारत सरकार। दूसरी बात जो है कि जो जीडीपी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको एक बेस ईयर की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये बेस ईयर पहले जो था वो था 2011-2012। इसको अब अपडेट किया जा रहा है और 2011-12 की जगह 2022-23 जो है वो नया जीडीपी, नया बेस ईयर जो है जीडीपी निकालने के लिए घोषित किया जाएगा। चलिए इसके साथ देखिए अगली बात जो करनी है, जो आवश्यक है हमारे लिए कॉन्सेप्ट के लेवल पे, कि अब ये बेस ईयर नाम की चीज जो है ये होती क्या है। देखिए ये आप इसको कह सकते हैं कि एक रेफरेंस साल है, एक रेफरेंस ईयर है, जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे दाम हो सकता है, प्राइसेस हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, कहीं पे कोई उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी का इनकम हो सकता है। ये तो हो जाएगा डेफिनेशन बेस ईयर का। अब देखिए जहां तक जीडीपी की बात है, तो जीडीपी के लिए रेलेवेंट कैसे है, एक बार डेफिनेशन के थ्रू अगर जाएं तो देखिए, जीडीपी की हम जब परिभाषा निकालते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर, जैसे अब अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च जो है अगले साल तक जाएगा 2027 तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत की जमीन पे, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, उनके मॉनेटरी वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है बेस ईयर का, वो रिलेट करता है इसी मॉनेटरी वैल्यू के साथ। यानी ये जो मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी ये किस प्रकार से निकाली जाएगी। देखिए इसके लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई, और उसका दाम क्या था, उसका प्राइस क्या था। जैसे मान लीजिए अगर लेट सपोज आप जिस लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे, किसी मोबाइल फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वो मोबाइल फोन जो है वो मान लीजिए 20,000 रुपए का है, ठीक है, 20,000 रुपए प्राइस, और इसकी क्वांटिटी मान लीजिए 10 मोबाइल फोन जो है वो बनाए गए, तो ये हो गया 2 लाख रुपए इसका मॉनेटरी वैल्यू आ गया। पर ये जो प्राइस है ये कौन सा वाला होगा, ये बेस ईयर तय करेगा। जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो उसमें हम एक साल के प्राइस को लेते हैं, जिसको कहा जाता है बेस ईयर, और प्राइजेस को उसी बेस ईयर के साथ जो है फिक्स करके निकाला जाता है मॉनेटरी वैल्यू, जिससे फर्दर हम रियल जीडीपी निकालते हैं। अब देखिए जानते हैं इसको कि क्यों ये आवश्यक है। इतनी बात तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए जहां तक अब इस बेस ईयर की बात है, क्यों इसकी आवश्यकता है, हम हर साल, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा था, या हम गाड़ी की बात कर सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर साल के लिए अगर आपको जीडीपी निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको जीडीपी निकालना है 2025-26 के लिए, है ना। तो 2025-26 के लिए जो आप जीडीपी निकालेंगे तो प्राइजेस कौन से साल के लेंगे, बेस ईयर के, और क्वांटिटी कौन सी साल की लेंगे, 2025-26 की। ये कब, अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे उस केस में। सबसे पहले विदाउट बेस ईयर हम क्या बोल रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिस्टॉर्टेड दिखाई पड़ सकती है इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब देखिए, यदि मैं प्राइस भी इसी साल का लूं, 2025 का ही प्राइस लूं और 2025 की ही क्वांटिटी लूं, लेकिन 2024 के मुकाबले यदि मान लीजिए 2025 में प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे, महंगाई की वजह से प्राइसेस बढ़ गए, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी वैल्यू मुझे मिलेगी वो भी बढ़ी हुई मिलेगी। पर क्या मेरा उत्पादन बढ़ा था, नहीं, क्वांटिटी अगर मान लीजिए सेम भी थी पर प्राइस बढ़ गया था, तो ये मल्टीप्लाई होकर नंबर यहाँ पे जो आएगा 2025 के मुकाबले, जो 2024 के मुकाबले, वो बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि जीडीपी डिस्टॉर्टेड दिखाई पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइसेस को कर देते हैं कांस्टेंट, या प्राइसेस को कर देते हैं फिक्स।
फिक्स किसके ऊपर करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम कहते हैं बेस ईयर। ठीक है, अब देखिए यूजिंग फिक्स्ड प्राइसेस, ये तो हमने बात कर ली, फिक्स प्राइस कौन सा होगा, बेस ईयर वाला। क्या करता है, अलाउ करता है अर्थशास्त्रियों को, इकोनॉमिस्ट को आंसर करने के लिए अलग अलग सवाल। कैसे सवाल, कि ये जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है या जो जीडीपी बढ़ के दिख रहा है वो ज्यादा उत्पादन की वजह से दिख रहा है या सिर्फ जो है प्राइसेस में इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो अगर आपने कांस्टेंट कर दिया है, प्राइसेस को फिक्स कर दिया है, तो फिर ये जो जीडीपी इंक्रीज होकर आपको दिख रही है, ये प्राइसेस की वजह से नहीं दिख रही है, क्योंकि प्राइसेस आपने कर दिए हैं फ्रीज, कांस्टेंट कर दिए हैं बेस ईयर पे। ये आपको जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस की गई हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनमें इंक्रीज हुआ है। जिसका मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है वो रियलिटी में हुई है, क्योंकि देखिए अगर कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली हमने एक्स्ट्रा जॉब्स भी क्रिएट की होंगी, लोगों को काम पे भी रखा होगा। चलिए फिर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर 22-23 जो अब बात की जा रही है कि 22-23 को हम बेस ईयर नया घोषित करेंगे 2011-12 को रिप्लेस करके, इसको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा, 2022-23 जो है वो नया बेस ईयर बनेगा। तो मान लीजिए 2025-26 जो भी हमारा मौजूदा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कोई गाड़ी बनती है तो उसकी वैल्यू जो है प्राइस किस हिसाब से उसमें तय होगा, 2022-23 के प्राइसेस पे, यानी कि प्राइस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और हमें उत्पादन की दर यानी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का लेवल जो है उससे पता चलेगा। मतलब ये क्या शो करेगा, रियल ग्रोथ एंड नॉट इन्फ्लेशन या महंगाई या दाम के बढ़ने से ड्रिवन ग्रोथ जो है नहीं होगी। तो की पॉइंट्स क्या निकल के आए कि अगर आप करंट प्राइस पे निकाल रहे हैं जीडीपी, तो आप कौन से जीडीपी में डील कर रहे हैं, नॉमिनल। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हैं, यानी कि आप यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई बेस ईयर और उस बेस ईयर के ऊपर आप निकाल रहे हैं जीडीपी, तो आप निकाल रहे हैं रियल जीडीपी। तो कंट्री जो है वो रियल जीडीपी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, जिसको बेस ईयर के ऊपर निकाला जाता है। और वही बेस ईयर जो है यहाँ पे हाल ही में कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि 2011-12 से अपडेट करके उसको 2022-23 किया जाएगा। अब ये तो हुई यहाँ तक की बात। दूसरा सवाल उठता है कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। देखिए अपडेट करना बेस ईयर को क्यों जरूरी है या क्यों इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन जो है इकोनॉमी के प्रेजेंट स्टेट और स्ट्रक्चर की जो है उसी से हो पाती है। जैसे फर्ज कीजिए, मान लीजिए सन 1990 तक जो है या 1990 से लेकर 2000 तक भी हमारे पास बहुत मात्रा में मोबाइल फोन्स जो हैं वो नहीं बना करते थे। तो उस समय मोबाइल फोन जो है उनकी प्रोडक्शन जीडीपी के अंदर भी एडेड नहीं थी। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत बना करती थी, जैसे आपने देख सुना होगा इस कंपनी का नाम कोडेक है ना। कोडेक जो वो पुराने वाले कैमरा, जो आपके फोन में कैमरा नहीं था, डिजिटल कैमरा नहीं था, तो कोडेक की जो है फोटो रील्स आया करती थी, जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, जिसको आप बाद में क्या करते थे, फोटोशॉप वाले के पास जाके इनको डेवलप करवाते थे और अपनी फोटोज निकलवाते थे, जो हफ्ते 10 दिन बाद वो देता था। तो उस वक्त की इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में ये ऐड होता था। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा, आज के डेट में मान लीजिए अब 2025 में हम बात करें, तो ऐसी चीजें जो है इनको हमें बाहर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और मोबाइल फोन्स हैं या जो और नई टेक्नोलॉजी है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि करंट स्टेट जो है इकोनॉमी का वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया जा सके। तो जो बेस ईयर रिवीजन होता है, यानी बेस ईयर को जब अपडेट किया जाता है, जैसे 2000 अभी हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी निकालने का मौजूदा बेस ईयर है वो है 2011-12। अब आप देखिए 2011-12 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं होंगी, जो उस वक्त प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं की जाती होंगी, लेकिन आज की डेट में की जाती हैं। तो इसको जब हम रिवाइज कर देंगे, इसको आगे ले आएंगे, 2022-23 बन जाएगा, तो ये एक ज्यादा बेहतर मेजर होगा, ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंट करेगा हमारी जीडीपी को और उन सब चीजों को उसमें शामिल कर पाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि रिवाइज्ड बेस ईयर जो है वो कैप्चर कर पाता है चेंजेस को इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर मोर इफेक्टिवली। तो क्या होता है, ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से कैप्चर करके देता है जीडीपी की पिक्चर को। ठीक है, तो जो जीडीपी डेटा है विद न्यू बेस ईयर विल प्रोवाइड इनसाइट्स स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स इन द इकोनॉमी आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि देखिए जो अभी 2011-12 वाला बेस ईयर है, ये कोविड जो 2019 में आया था, कोविड-19 पैंडेमिक, उससे पहले का बेस ईयर है। उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, जैसे डिजिटल लैंडस्केप में आपके पास बहुत सारे नए
चीजें जो है उभर के आई हैं। तो वो सारी चीजें जो शिफ्ट हुई हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंदर जो भी नई चीजें ऐड हुई हैं या जो कुछ पुरानी चीजें मान लीजिए ऑब्सोलीट हो गई हैं, डिलीट करना है, तो वो शिफ्ट जो है वो इस रिवाइज्ड बेस ईयर 2022-23 के साथ हमें देखने को मिलेगा और बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएगा भारत की अर्थव्यवस्था को। चलिए, ये तो हुआ पूरा कॉन्सेप्ट की बात। मुझे उम्मीद है, मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि रियल जीडीपी किस तरीके से निकालते हैं हम एक बेस ईयर के ऊपर, और नॉमिनल जीडीपी जो है उसको हम किस तरह से निकालते हैं करंट ईयर के ही प्राइसेस को लेकर। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉमिनल जीडीपी मान लीजिए, फर्ज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे निकालना है 2025-26 का, तो मैं क्वांटिटी भी इसी साल की लूंगा और जो दाम है, जो प्राइसेस हैं, वो भी इसी साल के लूंगा। लेकिन अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना होगा मान लीजिए 25-26 का ही, तो जो क्वांटिटी है वो तो मैं 25-26 की ही लूंगा, लेकिन रियल जीडीपी निकालने के लिए मैं जो प्राइसेस लूंगा वहां यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए वो मैं लूंगा इस बेस ईयर के, जो कि अब क्या हो जाएगा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के प्राइसेस। चलिए, अब देखिए हाल ही में जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो निकाले गए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, जो अभी हाल ही में पीआईबीपी अपडेट आया था। तो उसमें क्या कहा गया वो देखते हैं एक बार कि इंडिया का जो एस्टिमेटेड जीडीपी है, इसमें अच्छी बात यह है कि इनको रिवाइज जो है वो डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड किया गया है, यानी कि ग्रोथ जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ती है एज पर दिस रिपोर्ट। तो पहली बात, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे देखिए ₹201.90 लाख करोड़, जिसमें 7.44% का ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिला, अप फ्रॉम ₹187.97 लाख करोड़। दूसरा, ये तो हो गया रियल जीडीपी, ये कौन सा है, कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर वाला। दूसरा आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर, ये लिख रखा है यहाँ पे 357.14 लाख करोड़ इन 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। इसमें भी ग्रोथ रेट 8% का देखने को मिला है, अप फ्रॉम 330.68 लाख करोड़ रुपीज, ये जो नीचे लिख रखा है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी इतनी जीडीपी की बात। अब आ जाइए जीवी के ऊपर, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन कांस्टेंट प्राइस पे, ये वही बेस ईयर वाली बात हो जाएगी। 184.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल 2025-26 में, इसमें भी ग्रोथ रेट 7.3% का, यानी कि कितना जो है हमने ग्रॉस वैल्यू ऐड किया, कितना हमने जो है और प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी की। नॉमिनल जीवी अगेन करंट प्राइसेस पे ये आपका आ रहा है 323.48 लाख करोड़, 7.7% के ग्रोथ रेट के साथ। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए ये तो बात कर ली। तीसरी बात देखिए, जो मेजर हमें सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ये देखिए कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ये इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला डेटा हम देख आए हैं। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज इन द टर्शरी सेक्टर। जो आपका टर्शरी सेक्टर होता है, जो पूरा सर्विसेज वाली इकोनॉमी, सर्विसेज वाला पार्ट है, इन्होंने सब्सटैंशियल ग्रोथ अचीव की है 9.9% कांस्टेंट प्राइस पे इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। दूसरा 7.5% पे रहा है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये चीजें जो है इन्होंने हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजरली ड्राइव किया है। ये लोग जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने में जो है कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स की तरह जिन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट अचीव किया है 7% का। ठीक है, ये आपको सारा डेटा जो है यू हैव टू लर्न दिस, ये आपके यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर एलाइड 3.1, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई 2.1, यानी कि सबसे नीचे जो है ये वाला सेक्टर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा किया है एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया है, उसका ग्रोथ रेट 7% रहा, ऐसा एस्टिमेट्स हैं, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। और जो कैपिटल फॉर्मेशन है 7.8%। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि कितने मशीन, कितने टूल्स, कितने आपने और नई ऐसी चीजें जिनसे आप और गुड्स को क्रिएट करते हो, वो कितने आपने ऐड किए हैं। तो ये एज कंपेयर टू द प्रीवियस 7.1%, इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एट 7.8%। ठीक है, चलिए तो फटाफट नटशेल में इसको देख लेते हैं। ये आपका पूरा जो है वेन डायग्राम से दिखा रखा है आपको यहाँ पे। हाईएस्ट देखिए ये रहा आपका 17, यहाँ पे है 17, यहाँ पे है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 17, फाइनेंशियल, सॉरी ये सबसे पहले ये रहा 24% है ना।
फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सारा आपको एक बेसिक आइडिया जो है होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे रहा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे रहा, प्राइमरी सेक्टर कहाँ पे रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस 15% है ना, टॉप पे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 24%। चलिए, तो ये रहा एक क्विक स्नैपशॉट कि अभी जो है क्या किस तरीके से अपडेट्स चल रही हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू रुद्रोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।